हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी चैनल। आज हम आपके सामने जो है वो फिर से आ गए हैं और हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो सीरीज थर्ड है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है वो पढ़ा दिया है। आज जो हमारा जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है, जिसको हाइड्रोकार्बन सीरीज थर्ड बोलेंगे। तो उसी पे आज हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं कि उस टॉपिक का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, है ना। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, है ना। अल्केन की आज हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसमें हम दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आप जानते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होगी उसका नाम होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो सेकेंड प्रॉपर्टी होगी उसका नाम होगा केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डील करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी को डील करेंगे। चलिए वन बाय वन हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं और उनके कमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। एक एक प्रॉपर्टी को हम जो है वो डील करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है कि जितने भी अल्केन्स होते हैं वो लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। लोअर से हायर का मीन्स होता है कि कार्बन नंबर 1 से लेके वो कार्बन नंबर n संख्या तक वो जा सकते हैं। दैट इज लोअर टू हायर, ओके, लोअर टू हायर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो कार्बन C1 से लेके C4 तक जितने भी अल्केन्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, है ना। और C5 से लेकर C17 तक ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं। ऑर्डरलेस लिक्विड इनको कहा जाता है ना। और C17 से लेके ऑनवर्ड का मतलब ऊपर चाहे जितना पहुंच जाए, आप देखिए ये ऑर्डरलेस सॉलिड होते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन की संख्या के आधार पर उनके फिजिकल स्टेट को डिफाइन किया गया है ना। और आगे अगर देखिए आप तो सबसे पहला ये है कि जो उनकी डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी कम होती है, यानी 0.8 होती है। डेंसिटी कितनी होती है? 0.8 होती है, जिसकी वजह से दे फ्लोट ऑन वाटर। ये वाटर पे क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, यानी वाटर पे ये तैरते रहते हैं। जिससे आपने देखा होगा कि जो ऑयल रिफाइनरी होती है उस ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है कि क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। वही क्रूड ऑयल कभी कभी लीक कर जाता है और वो ओशियन के सरफेस पे क्या करता रहता है? तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। इसलिए कभी कभी समुद्र में जो है वो आग लग जाती है, इसी अल्केन की जलने की वजह, दैट इज लाइटनिंग की वजह से जो है वो आग लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि अगली जो प्रॉपर्टीज की ये है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर के अंदर ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। ऐसा जो रीजन है, इसका अगर कारण देखा जाए तो रीजन ये है कि बिकॉज इट इज नॉन पोलर। ये कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर होता है, यानी पोलैरिटी इसमें नहीं पाई जाती है। और आप जानते हैं कि जो नॉन पोलर होते हैं वो कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि आपने एक नारा सुना होगा जिसको बोलते हैं क्या? लाइक डिसॉल्व लाइक। जो जैसा होता है वो वैसा ही घोलने की कोशिश करता है, इसी को बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। मींस यहां पे क्या हुआ? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि जितने भी सॉल्वेंट पोलर होंगे या सॉल्यूट पोलर होंगे वो पोलर में डिसॉल्व होंगे, है ना, पोलर में डिसॉल्व होंगे। और नॉन पोलर वाले जितने भी होंगे, नॉन पोलर वाले वो सब नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, है ना। यदि इसी का मतलब होता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना। ये पहली प्रॉपर्टी है कि इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज नॉन पोलर, यानी अल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर होंगे, इसी की वजह से जो है ये पानी के अंदर जो है वो नहीं घुल पाते हैं। आगे आ जाइए, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ध्यान देने की बात, शर्त यह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा अगर ब्रांचिंग आ जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ब्रांचिंग आएगी तो फिर वो जो कंपाउंड है यानी जो अल्केन है वो क्रिस्टल लैटिस में सही से बैठ नहीं पाएगा, उसकी फिटिंग नहीं हो पाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो घट जाएगा। इसी चीज पे इस पे डिपेंड भी करता है कि मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का ज्यादा होता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी आप कह सकते हैं कि इवन इज ग्रेटर देन ऑड। किस केस में? किस केस में? मेल्टिंग पॉइंट के केस में, यानी इन द केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ एटम। क्यों? क्योंकि इवन नंबर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्रिस्टल लैटिस में जो है वो फिट जो है वो बैठ जाते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो इसी में आती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है वो भी देखिए, soluble in organic solvent, soluble in organic solvent। ठीक, अब जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया कि ये ऑर्गेनिक हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिसॉल्व कर जाएंगे, लाइक ईथर सॉल्यूशन, ऐसे करके वो डिसॉल्व कर जाएंगे। तो ये हमारी हो गई थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि अल्केन के केस में थी। अब आते हैं हम हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी, है ना? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना? केमिकल प्रॉपर्टी को हम डील करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें केमिकल प्रॉपर्टी को डील करने से पहले यह है, इनके बारे में कुछ बात जान लें। पहला क्या है? पहला लिखेंगे हम कि दीज आर, यानी अल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव, है ना? नॉन रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि इनका पहले से नाम रखा गया है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, है ना? जैसा कि आप जानते हैं इनको पैराफिन्स भी कहा गया था। और लिटिल एफिनिटी हम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर किसी चीज को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम है, इसलिए उसे हम नॉन रिएक्टिव जो है वो बोलते हैं। लेकिन फिर भी शोज सम रिएक्शन, यानी कुछ रिएक्शन को ये शो करते हैं, शोज सम रिएक्शन, है ना? कैसे करेंगे? थर्ड देखिए, बाय अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाय अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना? तो जब एनर्जी इनके अंदर सप्लाई की जाएगी तो ये कुछ हद तक जो है वो रिएक्शन को शो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ज्यादातर देखा गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो देखा गया है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात ये कि जो रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला ये है कि दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना? यानी जितने रेडिकल होते हैं वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, यानी किसी रिएक्शन के दौरान बनते हैं। ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट का मामला। दूसरी चीज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं तो यहां पे अगर देखा जाए, जिससे लिखा है CH4, है ना? तो इसको अगर हम फ्री रेडिकल की तरह देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा CH3+H, ऐसा हो जाएगा, है ना? कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिला है, जिससे लिखा है Cl2, इसको ब्रेक कर दिया जाए तो ये हो जाएगा Cl+Cl, ये फ्री रेडिकल हो गया, है ना? तो इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं वो आपके अल्केन्स जो है वो शो करते हैं, है ना? तो बहुत सारे रिएक्शन करते हैं, इसमें से सबसे पहला जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इस केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली रिएक्शन है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना? यानी हटा देना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है ना? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। जिससे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि CH4, है ना?
CH4 में अगर हम एक H घटा दें और एक Cl जोड़ दें तो आप जानते हैं कंपाउंड क्या बनेगा, CH3Cl, है ना। फिर हम एक काम करें, एक H माइनस कर दें और एक Cl जो है वो जोड़ दें तो ये बन जाएगा CH2Cl2। फिर हम वही काम करें, माइनस H प्लस Cl, ये बन जाएगा CHCl3, CHCl3। आप जानते हैं इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। फिर यही काम दोहराया जाए Cl तो ये बन जाएगा CCl4। अलग अलग सबका नाम है, जैसे इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, इसका मतलब है डाइमिथाइल क्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक एंटी एलिमेंटिक जो है वो ड्रग है ना। तो अगर इसमें हम देखेंगे, यानी इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो ये प्रक्रिया जो है वो हैलोजिनेशन कहलाती है। क्या कहलाएगी, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन ग्रुप। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो कहलाएगी, है ना। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ओके। तो अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। उसके बाद हमारा जो है वो मिथाइल आता है ना। तो इस तरीके से हो चलता है। अगर हम हाइड्रोजन का केस में देखें रिएक्टिविटी, ये तो आपने अल्केन के केस में देखा। अब अगर हम हाइड्रोजन ग्रुप में देखें तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा F आप जानते ही हैं, उसके बाद है Cl, उसके बाद है Br और उसके बाद है I, है ना। ये 3 केस में आपको देखे, जिसमें से जो F है दैट इज फ्लोरीन है वो काफी एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या हुआ, विस्फोटक के रूप में वर्क करेगा। क्लोरीन जो है ये फास्ट है ना। और ब्रोमीन जो है वो इंटरमीडिएट है, यानी कम है थोड़ा सा और इंटरमीडिएट है। और आयोडीन जो है वो बिल्कुल स्लो है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है ना ये डार्क मीडियम में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें कंपाउंड की जरूरत हो सकती है ना। डार्क मीडियम में भी होती है, डार्क मीडियम में। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड दैट इज C2H5 और यहाँ पे रहेगा Pb, है ना। तो टेट्राइथाइल लेड से जो है वो मतलब उसको आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, टेट्राइथाइल लेड के नाम से जाना जाता है, जो कि एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। तो इस ये जो प्रक्रिया है ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज में आती है, जिनमें पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। तो आप इस चीज को थोड़ा सा रीड कीजिए, थोड़ा सा इसको पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा इसको समझिए। और ये चीज मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की है और इतना पढ़िए। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी जो अगली प्रोसेस है जिसको बोलते हैं नाइट्रेशन, उसके बाद बोलते हैं सल्फोनेशन, है ना। उसके बाद हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन दैट इज ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन के टाइप भी पढ़ेंगे और उसके बाद आगे हम कंफर्मेशन भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई तो उसके लिए पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इसके आगे की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अगर किसी प्रकार की आपको कोई डिस्टर्बेंस लग रही है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।